थे कि एसिडिटी के अगर सिम्टम्स हुए और आपने अपने फैमिली डॉक्टर से एक दो दिन या एक दो हफ्ते का कोई दवाई लिया और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए तो आपको आगे कुछ भी अगर एक दो हफ्ते के मेडिसिन वापस ये प्रॉब्लम आती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए जी। जैसे मैं कहता हूं लोगों को कि एसिडिटी रोग नहीं है, एसिडिटी इज अ सिम्टम, अ लक्षण। जैसे फीवर, जो फीवर आता है, बुखार आता है, वो रोग नहीं है। बुखार क्यों आता है वो रोग है। जैसे जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल है, निमोनिया है, वैसे ही एसिडिटी क्यों हो रही है उसका कारण ढूंढ के उसका इलाज करो तो फिर एसिडिटी के जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो आप उससे क्योर हो सकते हैं। जी, आपने बताया कि एसिडिटी जो है वो एक लक्षण है। हाँ। और बहुत बड़ा दायरा लोगों का ऐसा है जो एसिडिटी का शिकार है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पर गए, कोई एक कॉमन एसिडिटी की दवा ली जिसके विज्ञापन टेलीविजन पर और अखबारों में यहाँ वहाँ नजर आते और उससे तुरंत उपाय कर लिया और लगा कि अब सब ठीक है। मुझे ये बताइए कि बेसिकली एसिडिटी की कितनी तरह की वजहें हो सकती हैं, एसिडिटी जिनकी तरफ इशारा कर रही है। पहले तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बैक्टीरिया का। जी। एक एच पायलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है जो जठर के अंदर स्थित होता है। कहीं खाने में या कहीं प्रदूषित पानी में आप उसका सेवन कर लिया तो वो बैक्टीरिया अंदर एक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन करता है और उसकी वजह से काफी एसिडिटी के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। दूसरा, हमारे यहाँ जो खाने पीने की जो व्यंजन है उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची और तेल का प्रयोग किया जाता है। जी। तो उसके कारण भी पेट का जो एसिड बेस बैलेंस है वो असंतुलित हो जाता है। तीसरा कारण है जो मुझे लग रहा है कि पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं आज हर एक क्षेत्र में, चाहे आप सब्जियां ले लो या फल ले लो या फिर इवन नॉन वेजिटेरियन फूड ले लो, वहाँ पे जो हॉर्मोन्स और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको कहते हैं जो खाने हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है मुझे लगता है। और प्रदूषण, वातावरण का जो प्रदूषण है वो भी इसमें सहभागी है। कुछ लोगों की आदतें जैसे एक्सेसिव वो शराब पीना, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको एसिडिटी के सिम्टम्स दे सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर कुछ दवाएं लिख देते हैं, उनसे थोड़े दिन आराम मिलता है, उसके बाद फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है। उसके बाद थक हार के वो आदमी एसिडिटी के साथ जीना सीख लेता है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप इन लोगों को क्या विशेषज्ञ सलाह देना चाहेंगे? बहुत उचित प्रश्न पूछा आपने। पहले तो मैं जो आपने पहले बात बताई थी कि कुछ मरीज ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। जी। अब मैं आपको कुछ मेरा जो अनुभव है 20-25 साल का भारत में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में, उसके आधार पे मैं कुछ आपको बताऊंगा। ये मेरा निजी अनुभव है। तकरीबन 80 से 90% पेट के रोगों के जो कैंसर होते हैं, जो पाचन संस्था के कैंसर होते हैं, वो असाध्य हो जाते हैं जब तक उनका निदान होता है भारत में। ये मेरे खुद का प्रैक्टिस का अनुभव है। इसका मेन कारण यही है कि हम कोई भी पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स होते हैं उसको हम इमीडिएटली उसका निदान नहीं करते हैं। और आपने जैसे बताया ओवर द काउंटर दवाई ले ली और थोड़ा चलाया, फिर किसी पड़ोसी ने बोला वो दवाई ली, उस फिर चलाया आपने, फिर आपके फैमिली डॉक्टर ने कुछ महीने 2 महीने आपको दवाई दी, फिर कोई एमडी फिजिशियन ने आपको महीने 2 महीने दवाई दी, उसमें एक 5-6 महीने का समय निकल जाता है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा, एक केस बताऊंगा जिसमें 58 साल की महिला को सिर्फ एसिडिटी, जलन होने की कंप्लेन थी छाती में और पेट के ऊपर के भाग में। जी। तो उन्होंने जैसे मैंने बताया वही क्रम में दवाई का प्रयोग किया और 6 महीने व्यतीत हो गए इसमें। 6 महीने पश्चात किसी ने उनको बताया कि पेट के रोगों के स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए। तो वो सीधे हमारे यहाँ आए और आप मानोगे नहीं, जब हमने उनकी हिस्ट्री ली
तो उनको थोड़ा वेट लॉस भी था, वजन भी कम हुआ, एक 5-7 किलो ये 6 महीने में, और थोड़ा थोड़ा निगलने में तकलीफ भी होने लगी थी। तो हमने बोला यहाँ अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है लंबा समय से जो चल रहा है, ये मरीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इन्वेस्टिगेशन लगते हैं तो कारण मिलेगा। एक तो है खून का जांच हम करते हैं, दूसरा हम एक टेस्ट करेंगे पेट की सोनोग्राफी, और तीसरी है एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच है। एंडोस्कोपी, एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब टू सी इनसाइड, अंदर जाके झांकना है जी। तो वो एंडोस्कोपी में वो महिला को स्टेज 4 अन्न नलिका कैंसर निदान हुआ पहली बार। वो पहला इन्वेस्टिगेशन था वो लेडी के लिए। जी जी। सो मेरा ऐसा मानना है जैसे आप अगर अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चला रहे हो, अगर उसमें कुछ आवाज आने लगी जो नॉर्मल नहीं है तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली आपकी गाड़ी को आप पार्क करोगे और आप चेक करोगे कि क्यों ये आवाज कर रही है। पर हम जो है हमारे शरीर की जो सिग्नल्स हैं, वो जो सिम्टम्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जी। मैं हमेशा कहता हूं कुदरत ने इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये हमारा शरीर इतनी इंटेलिजेंस है उसमें कि अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें सिग्नल देगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान दो और उसको सुधार दो। तो मेरी श्रोताओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर 2 हफ्ता से ज्यादा अगर एसिडिटी की किसी को भी शिकायत है और अगर निदान नहीं हुआ है कि एसिडिटी का कारण क्या है, तो वो पेशेंट को मिनिमम अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैंने जैसे बताया 3 इन्वेस्टिगेशन, एक खून की जांच, एक सोनोग्राफी पेट की, और एक एंडोस्कोपी। इसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं, ओजीडीस्कोपी मतलब इसोफेगो गैस्ट्रो डियोडिनोस्कोपी मैंडेटरी है। तो हम अर्ली स्टेज में क्यों है इसके कारण वो पता कर दें। अगर कैंसर की शुरुआत भी है अगर अर्ली स्टेज में, तो हम वो एंडोस्कोपी से वो कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं ताकि कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कीमोथेरेपी की आवश्यकता ना हो। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को इन जानकारियों से, इन सलाहों से मदद मिलेगी। और इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के कुछ गाने भी बजाएंगे, तो बताइए कि यहाँ आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? मुझे लगता है पहले तो म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, हमारे अस्पताल में पूरे दिन मतलब सुबह से लेकर रात तक राग बेस्ड बहुत अहम मुद्दा छेड़ा है स्वास्थ्य के और स्वच्छता के बीच। स्ट्रीट फूड हमारे देश में लोकप्रिय भी है और बहुत स्वादिष्ट भी है पर मुझे लगता है कि प्रशासन को बेसिक फूड हाइजीन का एक गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए। मैंने कुछ विदेशों में देखा है कि वहाँ पे भी स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, पर वहाँ स्ट्रीट फूड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो लोग सर्व करते हैं और कुछ गाइडलाइंस फॉलो होती है। हमारे यहाँ ये स्वच्छता की जो गाइडलाइंस है वो ना के बराबर होती है। स्ट्रीट फूड में जो बात करता हूँ, जो ठेले पे मिलते हैं, जो हमारे रोड साइड्स पे जो छोटे छोटे वो पेट पे कीड़ा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ हमारे प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीन के इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग को बीमारियाँ होती, जैसे कोलाइटिस है, टाइफाइड है, पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, वो बाकी के सब जो इन्फेक्शन है पेट के, वो सब कीड़े की जो आपने बात की, तभी सभी तरह के जो कृमि है जी, वो सब कृमियों के रोग यहाँ से, मतलब नाक में सिर्फ स्ट्रीट फूड की बात करूँ, पानी बिल्कुल। और मेरा श्रोताओं से एक निवेदन है कि बाहर अगर आपको खाना ही पड़ा तो कोई भी गर्म चीज आप खाइए जो तली हुई है, जहाँ पे बैक्टीरिया है वो मर गए, वो बॉइलिंग ऑयल जो है उसके अंदर। आप कोई भी अनकुक्ड चीज मत खाइए, मतलब जो पकी नहीं वो चीज को हाथ मत लगाइए। जैसे सलाद है, चटनी है, सैंडविच है, जहाँ पे पानी का प्रयोग होता है पर वो पानी उबला नहीं है क्योंकि अनकुक्ड है वो फूड। पानी पूरी उसमें सबसे बड़ी चीज है। हाँ, सो अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट पानी पूरी मेरे फेवरेट है, लेकिन मैं घर में खुद बनाती हूँ। फन मोमेंट में बोलता हूँ, हमें हमारे पेशेंट्स को, स्पेशली महिलाएं हमारी हैं, ज्यादातर उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जी। तो
मैं काफी पाता हूँ उनमें कि ये इन्फेक्शन वहां से ही आता है कि ठेले वाला आता है पानी पूरी लेके आता है, हफ्ते में एक दिन फिक्स रहता है कुछ ऐसा। अच्छा। हाँ, और फिर बहुत कुछ समस्याएं होती है उनसे। तो मेरा एक ही आग्रह है कि अगर आपको अनकुक्ड फूड खाना है, वो घर के एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से प्रोसेस किया, क्लीन किया हुआ ही खाना चाहिए। मैं अगर बाहर पंचतारक होटल में भी अगर जाता हूँ कोई मीटिंग के लिए, वहाँ मैं कभी भी सलाद नहीं खाऊंगा जी। चाहे वो 5 स्टार हो या 7 स्टार हो। मैं सिर्फ कुक्ड जो खाना है वहीं पे जाऊंगा। वो बेस्ट तरीका है कोई भी पेट की समस्या से दूर रहने का। जी, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि सलाद तो जो है वो बहुत हेल्दी है और वो कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन आज आपने लोगों के सामने एक लाल झंडा बिल्कुल लगा दिया है कि कहाँ कौन सी चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, बीच में एक ज़रूरी बात जो आई थी वो ये थी कि आजकल जो फर्टिलाइजर्स I'm reading. Hi, Dr. Santosh Bhatia ji. I'm reading your slides from my terrace. आपने नॉन वेज की भी बात की कि हार्मोनल उपचार के जरिए उनको तैयार किया जाता है। इस सबसे होने वाले नुकसान से तो बचा भी नहीं जा सकता। तो क्या पेट के रोग होना अब पूरी तरह से पक्का है और इससे बिल्कुल नहीं बचा जा सकता? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैंने 22 साल का एक यंग लड़का जो इंजीनियरिंग पास करके आया और उसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो मैंने वो पेशेंट को काफ़ी फीवर वगैरह आया, तो कहीं बम्बई में कहीं हॉस्पिटल में वो दाखिल हो गया। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किए पर कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। फिर हमारा इंस्टीट्यूट जो पीलिया और पैंक्रियास के लिए भारत में पूरे विश्व में प्रख्यात है, तो वो मरीज हमारे पास आया। आप मानोगे नहीं, वहाँ हमने एक एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी का जो टेस्ट किया उसमें मुझे पता चला कि ये मरीज को 22 साल का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आया है, पहला जॉब लगने वाला था उसे, और उसे पैंक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी पे। इतनी छोटी उम्र में? हाँ, और ये ना सिर्फ पैंक्रियास में कैंसर था बट ये कैंसर लिवर में फैल गया था, इसलिए उसको पीलिया भी हो गया था। हमें जो पेस्टिसाइड का जो यूज़ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस जो हम यूज़ करते हैं कृषि क्षेत्र में, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नियंत्रण की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे की बातचीत की जाएगी। तो हम सुनेंगे बैया ना धरो। क्या बात है, दस्तक फिल्म का ये गीत बैया लता मंगेशकर की ना आवाज़ में। धरो। बैया ना धरो, ओ बलमा, बैया ना। फैक्टर्स हैं, एक है फिजिकल प्रॉब्लम और दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओहो। तो रेडियो। जो मरीज हमारे पास आते हैं वो पेशेंट को दोनों अंगों में ध्यान देना पड़ेगा। मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर सच में कोई रोग है या इन्फेक्शन है या एसिडिटी का कारण है जो ट्रीट हो सकता है दवाइयों से, वो हम जरूर करेंगे। पर अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से भी कुछ लोगों को पेट में बहुत व्याधियाँ होती हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। अगर मैं आपको सिर्फ इमली का नाम दूं तो आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल। सिर्फ एक नाम सुनने से आपके ब्रेन के अंदर वो इमली का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उससे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें स्त्राव शुरू हो जाता है। सिमिलरली आपके सोचने से, आप किस प्रकार के विचार करते हैं, वो आपके जठर में कितना एसिड उसका सिक्रीशन होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत चिंतित हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करोगे अपने जठर में। तो आपका मानसिक संतुलन, पीस ऑफ माइंड जो कहते हैं हम जिसको, वो और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों साथ में चलते हैं। मतलब दो पहिए हैं गाड़ी के और दोनों को साथ चलना है।
जो लोग दवाई लेते हैं कुछ देर के लिए ठीक लगता है, फिर वापस प्रॉब्लम आता है, मुझे लगता है कि उनको ये पूरी तरह से उनका इलाज की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने जैसे बताया, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हमारा अस्पताल है मुंबई में, वहाँ पे हम ये दोनों भाग का ध्यान रखते हैं। जी, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है उसको निदान करके उपचार करें, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो स्पेशलाइज है पेट के रोगों के संबंधित थेरेपी देने में। क्या बात है, ये एक दिलचस्प मुद्दा सामने है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग चिंताओं, बेचैनी, घबराहट से घिरे रहते हैं, बिल्कुल, वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो सकता है। उनको एसिडिटी जैसे सिम्टम्स आते हैं। जी डॉक्टर साहब, एसिडिटी की बहुत सारी बातें हमने की। चूंकि हमारा विषय टेंशन पेट होने की से भी बीमारियों एसिडिटी होता से है। जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ी समस्या जो चारों तरफ देखी जाती है वो फैटी लीवर की समस्या। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, ये क्या है, क्यों होता है और इसका क्या उपाय हो सकता है? बहुत सारे मरीजों को मेरे पास आते हैं जो सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स लेके हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर वैसे तो सब नॉर्मल है, सिर्फ सोनोग्राफी हमारा डॉक्टर ने बोला कि लिवर में चर्बी आ गई है। तो हमारा जो एसेंशियल डाइट जो है भारतीयों का, वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। बिल्कुल। और इतना कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट फैट में तब्दील हो जाता है और फिर वो लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। ओहो, ये भारत में ये समस्या ज्यादा है। ज्यादा विदेश में भी है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रेड वगैरह बहुत खाते हैं लोग, पर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है क्योंकि हमारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी के भी काफी शुगर्स हैं जो हम रेगुलरली बहुत कंज्यूम करते हैं, जैसे मिठाइयाँ है, शक्कर है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगा भारत अगले 10-15 सालों में। इतनी विस्फोटक समस्या है। यस, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। सो शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी दैट इज फैट, ये संतुलन जब बिगड़ जाता है, इसको हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम कहते हैं। तब जाके लिवर में फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। अब फैट डिपोजिशन क्यों होता है? ये ज्यादातर लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा खाने की आदत है, ये सब मरीजों को लिवर में फैट जमा हो जाता है। अब फैटी लिवर, आज अगर हिंदुस्तान के अगर आप 70% लोगों को देखोगे, सोनोग्राफी करोगे तो कुछ हद तक फैट दिखेगी आपको, बट सब फैटी लिवर हानिकारक नहीं होते हैं। इसका पता कैसे चलता है? तो ये फैटी लिवर की जो ग्रेडिंग होती है, जो सोनोग्राफी है उसमें हम ग्रेडिंग करते हैं, और वो ग्रेडिंग में अगर फैटी लिवर बहुत, मतलब लिवर बहुत ब्राइट लग रहा है, उसके साथ में अगर लिवर की फंक्शन में, तो हाउ डू यू टेस्ट इट? लिवर फंक्शन टेस्ट, खून में एक खून का एक जांच है जिसमें हम लिवर की जो केमिस्ट्री है वो हमें पता चलेगी। अगर वहाँ लिवर के एंजाइम में या प्रोटीन में इधर उधर कुछ गड़बड़ दिखी खून के जांच में, तो आपको ये फैटी लिवर आगे चल के सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। ओहो, इसीलिए ये फैटी लिवर के बारे में हमारे श्रोताओं को जानना आवश्यक है। जी। तो फैटी लिवर को तो मैंने बताया क्यों होता है, कैसे होता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज मरीजों को ज़्यादा होता है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को भी ज़्यादा होता है, पर उसका हम निवारण कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके डाइट में बैलेंस होना चाहिए। 60% आपका प्रोटीन डाइट होना चाहिए, 10 to 15% फैट होना चाहिए, और रिमेनिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर ये डाइट आप करोगे कुछ महीनों या 1-2 साल तक, तो आपका फैट कंटेंट लिवर में से कम हो जाएगा। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करोगे, उससे भी आपका लिवर का फैट डिपोजिशन वो कम हो सकता है। आज तक विश्व में एक भी डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं बनी है फॉर फैटी लिवर। ओके, एक भी नहीं। तो ये एक बड़ा संशोधन का विषय है। वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ नई टेक्नोलॉजी एंडोस्कोपी की डेवलप हो रही है, जो शायद भविष्य में अगले 2-4 वर्षों में उसका फैटी लिवर में शायद वो उपयोग में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपने जो फैटी लिवर की जो बात छेड़ी है आज, तो मैं एक और बात बताऊंगा। ये फैटी लिवर अगर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के ऊपर जाता है, तो आपको हो जाएगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम NAFLD कहते हैं,
तो ये NAFLD मतलब जिनको अल्कोहल की वजह से लिवर डिजीज होता है वो अलग है। दिस इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और वो बहुत डेंजरस है। उसकी संख्या भारत में बढ़ रही है और मुझे लगता है कि लोगों को जागना चाहिए और उसके ऊपर उनको ध्यान देके उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई।